आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम मिर्जा गालिब के एक बड़े मशहूर शेर से करना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। लेकिन अगर मिर्जा गालिब को यह शेर आज के हालात पर लिखना होता तो यह शेर शायद कुछ ऐसा होता। इस देश को हुआ क्या है, आखिर इस मिलावट की दवा क्या है। दूध, घी, मक्खन, तेल, मसाले, जूस, सब्जियां, फल और तमाम मिठाइयों में मिलावट के बाद अब असली दवाइयों में भी मिलावट पाई गई है। और आज ही एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आप पैरासीटामोल, पैन डी, पेंटोसिड और टेल्मा एच जैसी जो ब्रांडेड दवाइयां खा रहे हैं, वो दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। और इसीलिए आज सबसे पहले हम आपको इस मिलावट का एक विस्तृत ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि जब आपको बुखार आता है, आप एक के बाद एक पैरासीटामोल ले रहे हैं, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। आपको लगता है कि आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, दवाई काम क्यों नहीं कर रही। उसके बाद आप शायद एक के बाद एक गोली लेते चले जाते हैं। आप ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं नियमित रूप से, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा। तो हो सकता है आपके शरीर में कोई बदलाव आया हो, लेकिन बाद में पता चला कि ब्लड प्रेशर की दवाई ही नकली है। आप पैन डी जैसी दवाइयां खा रहे हैं ताकि आपकी पाचन प्रक्रिया सही रहे, लेकिन उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और बाद में पता चले कि वो दवाई ही नकली थी या मिलावटी थी, तो आप क्या करेंगे। तो आज जो रिपोर्ट आई है उसमें दो बड़ी बातें हैं, और ध्यान से सुनिएगा ये, क्योंकि ये ऐसी चिंताजनक रिपोर्ट है कि आप पहले मिलावटी खाना खाएंगे, उसके बाद बीमार होंगे, बीमारी के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको जो दवाइयां लिख कर देगा फिर उन्हें वो खाएंगे, लेकिन वो दवाइयां भी नकली घी की तरह निकलेंगी और वो भी आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। तो पहली बात ये कि यह रिपोर्ट भारत सरकार की ही एक संस्था ने जारी की है, जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और यह भारत की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है। इसलिए ये जो रिपोर्ट है ये भारत की सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट है और भारत सरकार ने ही ये जांच की है। दूसरी बात, ये रिपोर्ट दो हिस्सों में प्रकाशित हुई है। इसकी दो लिस्ट है, जिनमें पहली रिपोर्ट में 48 दवाइयों के नाम है और दूसरी रिपोर्ट में 5 दवाइयों के नाम है। और ये जो दूसरी रिपोर्ट इसलिए अलग से जारी करनी पड़ी क्योंकि इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि इस संस्था ने जिस बैच की दवाइयों की जांच की है वो सारी दवाइयां नकली हैं और इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने उन दवाइयों को बनाया ही नहीं है। इसलिए आपकी समझ के लिए पहले यह बता दें कि 48 दवाइयां तो ऐसी हैं जिन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाया है, लेकिन वो मिलावटी निकली है। 5 प्रकार की दवाइयां ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों की ही हैं, लेकिन असल में उन कंपनियों ने नहीं बनाया है, बल्कि ये पूरी तरह से नकली है। तो दो तरीके हैं इसको। कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो मिलावटी पाई गई है, यानी अगर आप उन्हें लेंगे तो वो पूरी तरीके से आपके शरीर पर असर नहीं करेंगी, ये मिलावटी दवाइयां हैं। और कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो किसी और कंपनी का नाम लगाकर, उसके नाम का इस्तेमाल करके पूरी तरह से नकली दवाइयां हैं। तो ये जो नकली दवाइयां हैं ये 5 दवाइयां हैं एक तरफ, और 48 दवाइयां वो हैं जो मिलावटी दवाइयां हैं। इससे यह पता चलता है कि सरकार की नाक के ठीक नीचे देश भर के बाजारों में ब्रांडेड दवाइयों के नाम से नकली दवाइयां खुलेआम बेची जा रही हैं। और इनमें भी जिन 5 नकली दवाइयों का इस रिपोर्ट में पता चला, उनमें पहली दवाई का नाम है पेंटोसिड, और ये एंटासिड की काफी मशहूर टैबलेट मानी जाती है, मशहूर गोली है, जो पेट में गैस, जलन और एसिडिटी होने पर खाई जाती है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस गोली को जरूर जीवन में कभी ना कभी खाया होगा। बहुत सारे लोग तो इसे नियमित रूप से खाते हैं। भारत के लोग हर साल एसिडिटी की 2,500 करोड़ गोलियां खा जाते हैं, 2,500 करोड़ गोलियां, और इनमें पेंटोसिड नाम की यह दवाई सबसे ज्यादा खाई जाती है। लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि बाजार में पेंटोसिड के नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। यह आपके लिए, आपके साथ कितना बड़ा धोखा है, जरा अंदाजा लगाइए। अभी तक तो हम
सिर्फ नकली और मिलावटी घी से परेशान हो रहे थे, नकली खाने से परेशान हो रहे थे, मिलावटी खाने से परेशान हो रहे थे, अब तो मिलावटी दवाइयां भी आ गई। दूसरी सबसे बड़ी नकली दवाई का नाम है टेल्मा एच। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उन्होंने यह दवाई जरूर खाई होगी। और यह दवाई हिमाचल प्रदेश की एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी बनाती है जिसका नाम है ग्लेनमार्क। इस कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ग्लेनमार्क नाम की एक कंपनी है जो टेल्मा एच दवाई बनाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में इस कंपनी के नाम से यही टेल्मा एच नाम की नकली दवाई उपलब्ध है और यह टेल्मा एच नाम की दवाई बाजार में मिल रही है, लेकिन वो नकली है। इनमें से कितनी दवाई तो ऐसी हैं जो आप भी खाते होंगे, कई दवाइयां तो ऐसी हैं जो मैं भी खाता हूं। अभी तक मैंने जो आपको 2 दवाइयां बताई हैं वो दोनों दवाइयों का इस्तेमाल मैंने खुद कभी ना कभी किया है और ये जो दवाई है ये तो मैं खुद खाता हूं। अब आप सोचिए, जब आप एक हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं और ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा और आप सपने में भी ये नहीं सोच सकते कि शायद आपने ब्लड प्रेशर की नकली दवाई खाई है। तीसरी दवाई का नाम है उर्सोकोल 300 और यह दवाई वो लोग खाते हैं जिन्हें लिवर की कोई ना कोई बीमारी है। चौथी दवाई का नाम है डेफकॉट 6 और यह अस्थमा, गठिया और एलर्जी होने पर खाई जाती है और यह भी बहुत कॉमन दवाई है जो भारत के बहुत सारे परिवारों में, घरों में खाई जाती है, लेकिन यह दवाई भी नकली हो सकती है। पांचवी दवाई का नाम है पल्मोसिल और यह दवाई भी भारत की मशहूर फार्मा कंपनी सन फार्मा द्वारा बनाई जाती है, लेकिन इस कंपनी का कहना है कि जांच में जो दवाई पकड़ी गई, जांच में जो दवाई फेल हुई, वो उसके नाम से बनाई गई एक नकली दवाई है जिन्हें बाजार में धोखे से बेचा जा रहा है। और इन 5 दवाइयों के अलावा 48 दवाइयां ऐसी भी हैं जो नकली नहीं हैं बल्कि असली ब्रांडेड दवाइयां ही हैं, लेकिन ये सारी दवाइयां क्वालिटी के मामले में फेल हो गई, यानी ये घटिया क्वालिटी की है। अब इनमें पहले नंबर पर वो दवाई है जिसे आप सब लोग खाते हैं। इनमें पहली दवाई का नाम है पैरासीटामोल 500 mg। जो 500 mg की पैरासीटामोल आप खाते हैं अक्सर जब आपके शरीर में दर्द होता है या बुखार में, सबसे ज्यादा ये खाई जाने वाली दवाई है। हमें पता है बुखार होने पर आपने ये दवाई जरूर कभी ना कभी खाई होगी और बहुत सारे लोग तो हमारे देश में ऐसे हैं जो डॉक्टर से बिना पूछे आंख बंद करके बुखार होने पर खुद ही दुकान से खरीद कर इस दवाई को खा लेते हैं। पैरासीटामोल पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर बुखार हुआ है सीधे जाओ पैरासीटामोल खरीदो। भारत के ज्यादातर घरों में पैरासीटामोल घर में रखी जाती है कि कभी किसी को बुखार होगा तो ये दवाई खा लेंगे, लेकिन ये दवाई मिलावटी है। अब पता चला है कि बाजार में मिलने वाली ये असली दवाई भी क्वालिटी के मामले में खराब निकली है और हम यहां ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम यहां पर नकली दवाई की बात नहीं कर रहे, बल्कि आपको यह बता रहे हैं कि यह दवाई असली ही है, असली दवाई ही क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। आपने कभी सोचा है कि पहले आप बुखार की गोली खाने से ठीक हो जाते थे, लेकिन अब 2-3 खुराक के बाद भी बुखार कम नहीं हो रहा, इन दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा और इसका कारण यही है कि दवाइयां असली होते हुए भी क्वालिटी के मामले में फेल हो रही हैं, क्वालिटी के मामले में खराब है। जैसे पैरासीटामोल की दवाई डिस्क्रिप्शन में फेल हुई है, जिसका मतलब यह है कि इसे बनाने के लिए जिस ड्रग सॉल्ट का इस्तेमाल हुआ उसमें मिलावट थी और इसमें दवाई के सॉल्ट का कॉम्बिनेशन सही नहीं था। जो फार्मा कंपनी इस दवाई को बनाती है उसका नाम है कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और यह कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है बल्कि यह भारत सरकार की ही एक फार्मा कंपनी है। और जरा सोचिए, अगर भारत सरकार की कंपनी की दवाई ही टेस्ट में फेल हो जाए, उसकी क्वालिटी खराब निकल आए, तो फिर यह कितनी गंभीर बात है। भारत में हर दिन 60 से ज्यादा कंपनियां पैरासीटामोल की 400 करोड़ गोलियां बनाती हैं और आप इन गोलियों को यह सोचकर खाते हैं कि इनसे आपका बुखार या कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन असली दवाइयां भी सॉल्ट के मामले में मिलावटी पाई गई। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरासीटामोल की दवाई ही इस क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई है, और भी दवाइयां हैं। दूसरी दवाई का नाम है पैंडी और यह दवाई भी आप में से बहुत सारे लोगों ने खाई होगी और यह भी एक ब्रांडेड दवाई है जिसे सिक्किम की एक बड़ी फार्मा कंपनी बनाती है और
उस कंपनी का नाम है एल्केम हेल्थ साइंस। देश के किसी भी राज्य और शहर में आप पेंडी के नाम से जो दवाइयां खरीदते हैं, वो सारी दवाइयां इसी कंपनी द्वारा सिक्किम में बनाई जाती हैं। और अब इस रिपोर्ट में पता चला है कि यह दवाई क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। इसके ड्रग सॉल्ट में मिलावट की पुष्टि हुई है और पता चला कि इस दवाई में ड्रग सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए था, वो तय मानकों के हिसाब से सही नहीं था। अब आप सोचिए, आपने एंटासिड के लिए असली पेंडी दवाई खरीदी और इसे बनाती भी पूरे देश में एक ही कंपनी है, और ये असली दवाई भी क्वालिटी के टेस्ट में फेल हो जाए, तो ये कितनी चिंताजनक बात है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन्होंने टेलमीसैटन नाम की दवाई जरूर खाई होगी और इस दवाई का नाम जरूर सुना भी होगा, लेकिन यह दवाई भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। गांवों में जो प्राइवेट और छोटे सरकारी अस्पताल होते हैं, या शहरों में भी जब आप अस्पताल और क्लिनिक्स में जाते हैं, वहां इलाज के लिए भर्ती होने पर कई मरीजों को डिहाइड्रेशन के लिए ग्लूकोज की कुछ डोज चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज की बॉटल्स चढ़ाई जाती हैं। इनमें एक इंजेक्शन लगता है जिसे RL-500 कहते हैं, लेकिन यह असली इंजेक्शन भी इस जांच में फेल हो गया और पता चला कि इसमें कैल्शियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अस्पतालों में आपको जो दवाइयां दी जाती हैं, वो भी असली होते हुए क्वालिटी के मामले में खराब हो सकती हैं और इनसे आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। खांसी, जुकाम, निमोनिया और दूसरे इंफेक्शन में खाई जाने वाली मशहूर दवाई क्लेवैम 625 भी इस टेस्ट में फेल हो गई और इसे भी एल्केम हेल्थ साइंस नाम की कंपनी ही बनाती है। इसके अलावा भारत के बहुत सारे लोग कैल्शियम और विटामिन D3 के लिए शेलकेल नाम की एक दवाई खाते हैं, जिसे प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर नाम की एक फार्मा कंपनी बनाती है। लेकिन अब जांच में पता चला कि इस दवाई में भी जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, वो तय मानकों पर खरा नहीं उतरा और इसके ड्रग सॉल्ट में भी मिलावट है। भारत में कैल्शियम और विटामिन D3 के लिए जो गोलियां खाई जाती हैं, उनमें अकेले सिर्फ इस दवाई की हिस्सेदारी 43% है और यह दवाई भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक टोरेंट फार्मा की एक यूनिट द्वारा बनाई जाती है। डायबिटीज की दवाई ग्लाइसीमेट SR-500 और ग्लाइमेपाइराइड, विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C की दवाई सॉफ्ट जेल्स, एंटी एलर्जी की दवाई मॉन्टेर LC, डिप्रेशन की सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दवाई इरेजोल और कई एंटीबायोटिक दवाइयां इस टेस्ट में फेल हो गई हैं। और इनमें एक दवाई भारत सरकार की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की भी है, जिसका नाम है मेट्रोनिडाजोल, और ये स्किन इंफेक्शंस और दांतों में दर्द होने पर खाई जाती है। और इसलिए बड़ा सवाल आज ये है कि अगर सरकार की अपनी बनाई हुई असली दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रही हैं, तो आखिर लोग कहां जाएं, किस कंपनी की दवाई पर भरोसा करें? जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं, जिन पर हम विश्वास करते आए हैं, उनके सैंपल भी फेल हो रहे हैं और जो सरकारी कंपनियां हैं, उनके सैंपल्स भी फेल हो रहे हैं। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भारत में है, जो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की है और भारत दुनिया के 200 देशों को दवाइयों की सप्लाई करता है। और ये जो फार्मा इंडस्ट्री है हमारी, इसमें भरोसा सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बिना भरोसे को कोई दवाई नहीं खाता। डॉक्टर पर हमारा भरोसा बहुत आवश्यक है। जिस अस्पताल में जाते हैं, भरोसे के नाम पर ही जाते हैं, और जो दवाई खाते हैं वो भी भरोसे के नाम पर खाते हैं। कितनी दवाइयां ऐसी हैं जिन्हें हम आंख बंद करके खा लेते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई दवाई खाता है तो उसे यह नहीं पता होता कि वो दवाई कहां बनी है, उसमें कौन से ड्रग सॉल्ट का इस्तेमाल हुआ है, कौन से कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हुआ है। लोग सिर्फ सरकारों पर भरोसा करके, उन कंपनियों, बड़ी बड़ी कंपनियों पर भरोसा करके, डॉक्टर पर भरोसा करके, डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों को बाजार से खरीद लेते हैं। और कोई भी व्यक्ति यही सुनिश्चित करता है कि वो जो दवाई खा रहा है वो नकली नहीं बल्कि असली ही होनी चाहिए। इसी भरोसे के साथ हम दवाइयां लेकर आते हैं। लेकिन सोचिए, अगर असली दवाइयां भी क्वालिटी टेस्ट में फेल होने लगें तो इस देश के करोड़ों लोगों के भरोसे का क्या होगा। और अगर भारत सरकार की अपनी बनाई गई दवाइयां भी खराब निकल रही हैं तो ये बहुत ही गंभीर बात है।
हम इस वक्त यूपी की राजधानी लखनऊ में हैं और मेडिकल स्टोर्स में एक रियलिटी चेक करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कि क्या ये दवाइयाँ इन मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल हैं और जो कस्टमर्स हैं वो इस पूरी जांच के बाद क्या सोचते हैं। विटामिन सी है, D3 की टैबलेट्स हैं, विटामिन बी है, विटामिन सी है, एंटी एसिड पैंडी है, ये सब बहुत बिकने वाली दवाइयाँ होंगी। पैरासीटामोल का नाम इसमें होना कितना शॉकिंग है? पैरासीटामोल तो ये कह सकते हैं कि नॉर्मली उसके अलावा बुखार के लिए कोई है नहीं, लेकिन फिर भी आदमी की मजबूरी खाना है। विटामिन सी, D3, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सल्फा जेल, पैंडी, पैरासीटामोल, जी पैंडी भी इसमें है, पैरासीटामोल है। ये तो मुझे पैंडी तो लोग खाते बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ये भी लोग ले जाते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते लोग, हम भी ले जाते हैं। आपको मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, आप खुद भी आधे डॉक्टर कहे जाते हैं मेडिकल स्टोर वाले, कितना बड़ा नुकसान मान रहे हैं अगर मिलावटी दवा पेशेंट ले रहा है? मुश्किल है सर, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ले रहा है तो नुकसान क्या सर, पोटेंसी कम हो सकती है और क्या हो सकता है इसमें। कंप्यूटर के लेवल पर क्या गुणवत्ता के साथ कुछ अदला बदली हो सकती है कि जो है वो कंपनी से मांगे डिस्ट्रीब्यूटर में जो भी हो रहा है ऊपर से होगा? हाँ, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वही लोग जिम्मेदार हैं इसके। भाई आपको तो जो बना के देंगे वही आप बेचेंगे ना। सही हो गलत तो ऊपर ही से है, ऊपर ही हैंडल चेक करना चाहिए वहाँ पर। और ऐसे मूवमेंट में जब आपको पता चले कि जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं वही सरकारी एजेंसी की गुणवत्ता टेस्ट में फेल हो गई हैं, हाँ जी, तो एक आम आदमी के तौर पर आप तो उसका ऑप्शन फिर देखना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल झटका लगता है कि हम स्वास्थ्य के लिए ले रहे हैं वही हमारे लिए हानिकारक है। ये बीकासूल है, बी कॉम्प्लेक्स ही कही जाती है, और यहाँ पर जो है ये D3 है, इसका भी नाम उस लिस्ट में लिखा हुआ है जो लिस्ट आई है। और सबसे बड़ी बात है ये पैरासीटामोल की IP टैबलेट्स, ये जो है ये भी उस लिस्ट में है। पैरासीटामोल एक ऐसी कॉमन दवा है जो फीवर आने पर हम लोग विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन लेकर के ओवर द काउंटर खाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। पैरासीटामोल, विटामिन D और बी कॉम्प्लेक्स, ये सब कॉमन दवाएं हैं जो हम लोग खाते ही रहते हैं आए दिन, तो वो देख करके काफी इनके नाम लिस्ट में इट वॉज क्वाइट शॉकिंग। आपके पास ग्राहक आता है या पेशेंट आता है, वो आपके सामने डॉक्टर का पर्चा रखता है कि पैरासीटामोल लिखी है, या ऐसे ही आता है पैरासीटामोल दे दो? अब तो बिना पर्चे के ज्यादातर आ रहे हैं। अब तो जितने हर मेडिकल स्टोर से भी उनका सबको सैंपल लेना चाहिए कि इस समय कहाँ से इतना आ रहा है ये। और मेन यहाँ तो नहीं, रिटेल से नहीं, रिटेल को तो भैया क्या पता, लेकिन होलसेल में बहुत धांधली चल रही है। होलसेल में बहुत धांधली चल रही है। और कैसे इसको पहचाना जाए कोई दवा असली है या फिर वाकई उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है? हम मौजूद हैं दिल्ली के RML अस्पताल के पीछे, जितने मेडिकल शॉप्स हैं वहाँ पर आसपास हम मौजूद हैं। कुछ पैंडी हैं, कुछ शुगर की दवाइयाँ हैं। तो उसमें सर कंपनी का फर्क होता है, जो सैंपल फेल हुआ है वो किसी लोकल कंपनी का है, कोई ब्रांडेड मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उसका वो फेल हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब कंपनियों का फेल हुआ है। जब आपको मालूम पड़े कि जिन दवाओं का इस्तेमाल आप राहत के लिए कर रहे हैं कि बीमारी ठीक हो जाए, वो नकली मौजूद हैं, तो कैसा आपको लगेगा? सर डेफिनेटली हम फेथ पे खाते हैं कोई चीजें ना, डॉक्टर बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं, तो हम लोग चीजें यूज करते हैं, है ना। बट जब ये चीजें, इन चीजों में भी मिलावट आएगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं होता है जो मतलब ओवरऑल कहीं भी ट्रस्ट है ही नहीं फिर तो। पैरासीटामोल के बारे में बताइए कि आपके यहाँ कितनी बिक्री होती है? पैरासीटामोल के लिए कितने सारे कस्टमर्स आते हैं रोज? पैरासीटामोल दिन में कम से कम 20 से 25 पत्ते निकल जाते हैं। अगर पैरासीटामोल की सप्लाई रुकती है तो क्या मेडिकल इंडस्ट्री में, फार्मेसी इंडस्ट्री में खास तौर पे, क्या कोई सब्स्टिट्यूट है पैरासीटामोल का जो इतने सारे लोग रोज रोज ले रहे हैं पैरासीटामोल? पैरासीटामोल का बेसिकली कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसका एक वे अलग से एक आता है मेफ्टल फोर्ट, वो सिर्फ फीवर में काम करता है, हाई फीवर में। पैरासीटामोल का बेसिकली कोई पूछा जाए तो एक्चुअल में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। 53 दवाओं का जो क्वालिटी टेस्ट किया गया था वो क्वालिटी में फेल हो गई हैं। कैसे देखते हैं सर इसको, क्या होना चाहिए इस पे? क्वालिटी में अगर फेल हो गया है तो नहीं व्यवहार करना चाहिए। हाँ, क्वालिटी में अगर गुणवत्ता नहीं है दवा में तो बीमारी तो ठीक होगा नहीं, और जब बीमारी ठीक होगा नहीं तो काहे के लिए खर्च करेगा इस पर। अच्छा गुणवत्ता वाला दवा जो है मरीज को लेना चाहिए। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? वैसे दवा को बैंड कर देना चाहिए। ऐसी दवाइयों के काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि उसमें या तो डोज सब थेरेपेटिक होती है, कम डोज होती है, और वो ऐसे मेजर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकती है।
अगर उस तरह से देखें तो एंटीबायोटिक्स हैं तो उसमें ड्रग रेजिस्टेंस हो सकती है। इसका ये मतलब कि वो अगली बार वो काम ही नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है और डेफिनेटली सरकार को मुझे लगता है क्वालिटी चेक पे और ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जब दवाई डिस्पर्स हो रही हो बैच नंबर के साथ बाहर निकल रही हो कंपनी से या फैक्ट्री से, उसी समय उसका स्ट्रिक्ट बहुत स्ट्रिंजेंट क्वालिटी चेक होना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं ये दवाइयाँ हमारे सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाइयाँ होती हैं, हमारी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए चाहे या उनको हमें क्योर करने के लिए। अगर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो आप देख लीजिए कि मिलावट हमारे देश में कितनी बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि मिलावट को लेकर ना तो हमारे देश के लोगों में कोई जागरूकता है और ना ही हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो कभी इसे लेकर कोई बड़ा मुद्दा बनाती हैं। वो जातियों को तो मुद्दा बनाती हैं, बाकी तमाम चीजों को लेकर मुद्दा बनाती हैं, लेकिन मिलावट को लेकर आज तक किसी पार्टी ने इस पर ना तो जोर डाला है, ना ही इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है, ना ही कभी किसी पार्टी ने यह कहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम मिलावट को बंद कर देंगे। और पूरे देश में अगर आप कहीं भी जाएंगे, चाहे आप खाने पीने का सामान ले लीजिए, अब चाहे आप दवाइयां ले लीजिए, हर जगह आपको मिलावट और बेईमानी देखने को मिलेगी। अब आप सोचिए, जो बड़े बड़े शहर हैं वहां जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उन्हें तो फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी है, वो दवाइयों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में हमारे देश के जो गांव में लोग रहते हैं, छोटे कस्बों में लोग रहते हैं, छोटे शहरों में लोग रहते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, जो आंख बंद करके डॉक्टर से दवाई लिखवा लेते हैं, जो सिर्फ केमिस्ट के कहने पर ही दवाई ले लेते हैं, उन्हें तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो वर्षों से सब स्टैंडर्ड दवाई खाते आ रहे हैं, वर्षों से मिलावटी दवाइयां खाते आ रहे हैं, अपने शरीर को कोसते होंगे कि उनके शरीर में कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है कि उनकी डायबिटीज ठीक होने का नाम नहीं ले रही, शुगर लेवल नीचे नहीं आ रहा, ब्लड प्रेशर, दवाइयां खा रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर की, लेकिन ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा। डॉक्टर कह रहा है कि बार बार आप अपनी डोज बढ़ा दीजिए, पहले एक बार लेते थे, अब दिन में 2 बार लीजिए। आपका बुखार है, आप बुखार की दवाई लेकर आए हैं, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। और यह सब कुछ सिर्फ लालच की वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा बनाना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं, जो आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और ये सारे वो लोग हैं जो सिस्टम में भी इस कदर तक घुस चुके हैं कि इनका शायद कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा। अब मैं आपको एक और बहुत सनसनीखेज जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि अब आपको यह बताएंगे कि जिन बड़ी बड़ी दवाई बनाने वाली कंपनियों की असली दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई हैं, उनमें से किस कंपनी ने किस राजनीतिक पार्टी को कितने करोड़ के चुनावी बॉन्ड्स का चंदा दिया था। क्या यही कारण तो नहीं है कि इन पर रोक लगाने वाला कोई नहीं और ये खुलेआम लोगों के साथ धोखा कर रही हैं और अपनी जेबें भर रही हैं। हमारे देश के लोग दवाइयां खरीद खरीद कर गरीब होते जा रहे हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं जो पैसा उधार लेकर अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराते हैं। कितने परिवार ऐसे हैं जिन्हें बीमारियों ने बर्बाद कर दिया। लेकिन जो पैसा हमारे देश के लोग उधार लेकर अपने इलाज पर खर्च कर रहे हैं, वो पैसा इन बड़ी बड़ी कंपनियों की जेब में जा रहा है। इनमें सबसे बड़ी फार्मा कंपनी का नाम है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। ये बहुत बड़ी कंपनी है, टोरेंट आपने नाम सुना होगा, जिसकी 2 असली दवाइयां इस क्वालिटी टेस्ट में खराब निकली हैं, जिनमें पहली दवाई का नाम है शेलकेल और दूसरी दवाई का नाम है मॉन्टेर एलसी। मैं खुद इन दोनों दवाइयों को कभी ना कभी इस्तेमाल कर चुका हूं, इसलिए आज मैं खुद हैरान हूं और आप में से बहुत सारे लोगों ने भी इन दवाइयों का प्रयोग किया होगा और आप भी आज सोचते होंगे कि जब आपने ये दवाइयां खाई, कहीं आपने भी वही सब स्टैंडर्ड दवाइयां तो नहीं खाई। इस फार्मा कंपनी ने 77 करोड़ 50 लाख रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, 77 करोड़ 50 लाख रुपए का चंदा चुनावी बॉन्ड्स के जरिए इस कंपनी ने दिया है, जिनमें से 61 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स इस कंपनी ने बीजेपी को दिए, 5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड्स
कांग्रेस पार्टी को दिए और 3 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स समाजवादी पार्टी को दिए और 1 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स इस फार्मा कंपनी ने आम आदमी पार्टी को दिए हैं। यानी सरकार किसी की भी बनेगी, विपक्ष की बने या बीजेपी की बने, इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया है। सब पार्टियों को पैसा दे रहे हैं, सब पार्टियों को चुनावी चंदा दे रहे हैं। किसी की भी सरकार आएगी वो इनका ध्यान रखेगी। दूसरी फार्मा कंपनी का नाम है एल्केम हेल्थ साइंस और यह कंपनी पैन डी दवाई बनाती है और इसने भी बीजेपी को 15 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स दिए हैं। जिस तीसरी फार्मा कंपनी की दवाई में मिलावट मिली उसका नाम है हेट्रो लैब्स लिमिटेड और इसने 25 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे। 25 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी को दिए और 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स इसने बीजेपी को दिए। चौथी दवाइयों की कंपनी का नाम है सन फार्मा, बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है सन फार्मा और इस कंपनी ने बीजेपी को 31.5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर चंदा दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि आज जिन फार्मा कंपनियों की दवाइयों में मिलावट मिली है उन कंपनियों ने चुनावों से बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर चुनावों में चंदा दिया है। हालांकि सन फार्मा और टोरेंट फार्मा कंपनी ने कहा है कि जिन दवाइयों में मिलावट मिली है वो दवाइयां नकली हैं और इन्हें इन कंपनियों ने नहीं बनाया है। यह स्पष्ट करना भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इन दो कंपनियों ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि सैंपल में जो दवाइयां पकड़ी गई हैं, जांच में जो सैंपल्स पकड़े गए हैं वो दवाइयां इन्होंने बनाई ही नहीं है और कोई और ऐसी कंपनी है जो इनका नाम का ठप्पा लगाकर इनके नाम से नकली दवाइयां बेच रही है। ऐसा टोरेंट ने भी कहा है और सन फार्मा ने भी कहा है। लेकिन आज एक बात समझ में नहीं आती, दवाइयां बनाने वाली इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को आखिर राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने की क्या आवश्यकता है? ये जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं ये हमारे देश के इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यानी चुनावों में हिस्सेदार क्यों बनना चाहती हैं? आखिर क्या वजह है? क्या ये हमारे देश के लोकतंत्र में बहुत भरोसा करती हैं? क्या ये समाज सेवा कर रही हैं? इनकी मंशा क्या हो सकती है? दवाई बनाने वाली कंपनी बड़ी बड़ी पार्टियों को चंदा देती है, चुनावी चंदा दे इलेक्शन बॉन्ड्स के जरिए, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? क्यों करना चाहेगा कोई ऐसा? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हमारे पास भी नहीं। तो आज हम आप सबको बस ये सावधान करना चाहते हैं कि मिलावट एक राष्ट्रीय समस्या है और यह समस्या धीरे धीरे आपके परिवार को खाती जा रही है, क्योंकि आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे आप जो पानी पी रहे हैं वो भी साफ नहीं है, जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो भी साफ नहीं है, जो खाना खा रहे हैं उसमें मिलावट है, जो फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, जो मिठाइयां खा रहे हैं, सब में मिलावट है। और अब तो आप बीमार भी नहीं हो सकते, क्योंकि बीमार होने के बाद जो दवाइयां खा रहे हैं उनमें भी मिलावट पाई गई है। तो कहां जाइएगा? जहां जाइएगा हमें पाइएगा, यानी जहां जाइएगा मिलावट पाइएगा। अब हमारा आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आप भी खाने का ऑर्डर देने से पहले खाना बनाने वाले व्यक्ति की जाति पूछते हैं? जब से उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने यहां ढाबे और होटल वालों को अपना नाम और पहचान बताने का आदेश दिया है, तब से हमारे देश में एक नई बहस छिड़ गई है और कहा जा रहा है कि इससे पिछड़ी जाति के लोगों के व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अब पिछड़ी जाति के लोगों के बारे में पता लगने के बाद उनसे खाना नहीं खरीदेंगे, ऐसे ढाबों पर नहीं जाएंगे, ऐसे रेडी ठेलों पर नहीं जाएंगे, ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में नहीं जाएंगे जहां पर पिछड़ी जाति के लोग या तो खाना बना रहे हैं या खाना परोस रहे हैं या खाना बेच रहे हैं। इसलिए आज इस खबर का भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम कर रहे हैं और यह खबर हमारे समाज के लिए भी है। इस खबर को लेकर आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी शीर्ष नेताओं ने इस फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। 25 सितंबर को कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को दिल्ली तलब किया था, क्योंकि विक्रमादित्य सिंह ने ही लोक निर्माण मंत्री होने के नाते यह ऐलान किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो
तह बाजारी की दुकानें हैं, जो तमाम ढाबे हैं, वहां उनके मालिकों और प्रबंधकों का नाम लिखना अब से अनिवार्य होगा। लेकिन यह फैसला कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को पसंद नहीं आया और विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल प्रदेश से दिल्ली आना पड़ा, जहां उनकी मुलाकात पार्टी के राज्य के प्रभारी राजीव शुक्ला से हुई। और इस मुलाकात के बाद राजीव शुक्ला ने इस पूरे मामले की जानकारी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दी है और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया कि हिमाचल प्रदेश का फैसला उत्तर प्रदेश में लागू हुए फैसले से बिल्कुल अलग है। और कैसे रेहड़ी वाले पटरी वालों को कैसे बैठाया जाए, कैसे उनको जो है सुरक्षित स्थान दिया जाए, कैसे वो नियमित हों, इसके लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इतनी सी बात है, उसको यूपी से तुलना करने कोई मतलब ही नहीं। कोई यहाँ ये थोड़ा कि फोटो लगा के और सामने रख के रखा जाएगा कि डिस्प्ले किया जाएगा कि दिखाया जाएगा कि ये फला की दुकान, ये ढिका दुकान, उनको वो वितरित किए जाएंगे। लाइसेंस उस जगह का सिर्फ इतना ही है, उसको बेवजह का तूल और गलत दिया जा रहा है। ऐसा कोई हिमाचल सरकार का आदेश नहीं है। असल में कांग्रेस के नेताओं की चिंता यह है कि कहीं लोग ये ना समझने लगें कि हिमाचल प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से प्रभावित हो गई है, या क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने भी यह फैसला ले लिया तो फिर कांग्रेस इसकी वजह से योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की आलोचना नहीं कर पाएगी, जैसा कि पहले कावड़ियों के समय में योगी सरकार की आलोचना की गई थी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस फैसले को वो बरकरार रखेगी या इसे रद्द कर देगी, या जब इसे लागू भी करेगी तो ये किस रूप में योगी सरकार के फैसले से अलग होने वाला है। लेकिन कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह सफाई दी है कि उनकी सरकार का फैसला योगी आदित्यनाथ के फैसले से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। ये यूपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा उन्होंने पूछा मेरे से, मीडिया ने उस दिन पूछा तो उन्होंने ये कहा कि वहां पर भी बनी, मगर उसका हिमाचल इज अ सेपरेट स्टेट, हिमाचल का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। मे बी आई वॉज मिस कोटेड ओनली एज फार एज द यूपी इज कंसर्न। यूपी का अपना सिस्टम है, अपना राज्य है, अपना मुख्यमंत्री है। हमको हिमाचल प्रदेश अपना राज्य है, हिमाचल के अलग मसले हैं। हमारे देश में होने वाली राजनीति को आप देखिए, अगर कोई फैसला ऐसा होता है जो जनता की भलाई के लिए लिया जाए, अगर कोई फैसला ऐसा होता है जिससे हमारे देश में मिलावट को रोका जा सके, जिससे आपको शुद्ध खाना मिल सके, उस फैसले पर भी दो प्रतिद्वंदी पार्टियां और उनके नेता एक साथ नहीं मिल सकते। जनता की भलाई के लिए भी ये नेता कभी एक साथ नहीं आएंगे। कभी कोई नेता एक बार को झूठे को भी ये नहीं कहेगा कि चलिए कोई बात नहीं, ये दो विरोधी पार्टियां एक साथ आ जाएंगी, अगर बशर्ते इससे लोगों का फायदा हो रहा है तो। क्या आप सब लोग ये नहीं चाहेंगे कि आज आपको जब आप बाजार में जाते हैं, आपको खुद नहीं पता होता कि आप जिस होटल में, रेस्टोरेंट में, ठेले पर, रेहड़ी पर जो खाना खा रहे हैं, उस खाने में क्या मिला है, उसमें किस घी और किस तेल का प्रयोग हो रहा है, जो बनाने वाला व्यक्ति है उसने साफ सफाई का ध्यान रखा भी है या नहीं, उसमें जो सब्जियां डाली जा रही हैं, उसमें जो पनीर डाला जा रहा है, दूध डाला जा रहा है, वो शुद्ध है भी या मिलावटी है। कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता इस मुद्दे पर नाराजगी जता रहे हैं और इनमें भी मुस्लिम नेताओं ने इस फैसले का सबसे ज्यादा विरोध किया है, जबकि विपक्षी दलों ने भी यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में असल में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया पर पूछा है कि क्या दुकानों पर लोगों के नाम लिखने से खाने पीने के सामान में मिलावट होनी बंद हो जाएगी। प्रशासन को इस बात के लिए जांच करनी चाहिए कि हिमाचल की पवित्रता हिमाचलियों से है, तो इस नाते बाहर से जो लोग भी आए हिमाचल को ऐसगाह मत बनाए। और अभी मेरी जानकारी में जो आया है उसकी जांच होनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए कि एक तिथि पर अगर आधार कार्ड बन गया है तो उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। Why do we need to name an individual's shop? I do not understand the logic of that. People should be absolutely free to go and eat wherever they want. After I'm sure they have ascertained whether they would want to go and eat there or shop there or whatever.
हमने शुरुआत की थी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमने प्रोसेस स्ट्रीट वेंडर के लिए इस नियम की जो है वो एक पॉलिसी बना करके एक शुरुआत की थी और उसी पॉलिसी का जिक्र आज विक्रमादित्य कर रहे हैं। और उस वक्त तो कई लोग कांग्रेस के मजाक बना रहे थे हमारा, लेकिन अब उसी बात को लेकर के वो भी कह रहे हैं कि बाहर से आए लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और जो भी काम करते हैं उनका पूरा परिचय उस दुकान पे रहना चाहिए। ये उनने बात कही है, तो मैं समझता हूं बात तो ठीक कही है। इस फैसले का विरोध ये कहते हुए भी किया जा रहा है कि जब लोग अपनी दुकानों और ढाबों पर अपना असली नाम लिखेंगे तो उससे उनकी जातियां भी पता चल जाएंगी और ऐसी स्थिति में पिछड़ी जाति के दुकानदारों का आर्थिक बहिष्कार हो सकता है, उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन हमारा सवाल यह है कि जब इसी देश में जातिगत जनगणना कराने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि लोगों से उनकी जातियां पूछकर उनका हक दिया जाएगा, जिसकी जितनी संख्या होगी उतना ज्यादा हक होगा, तब इस बात की चिंता क्यों नहीं की जाती कि जब आप लोगों की जातियां पूछेंगे और लोगों की जातियां सार्वजनिक हो जाएंगी तब उनके व्यवसाय पर, उनके जीवन पर उसका क्या असर पड़ेगा। आप खुद सोचिए, अगर जातियां बताने से दलित और पिछड़े वर्ग के दुकानदारों को समाज अलग थलग कर सकता है तो यही पार्टियां दिन भर जातिगत जनगणना कराने के नाम पर इसी देश के लोगों को उनकी जातियां बताने के लिए क्यों कहती रहती हैं। आज बड़ा सवाल यह भी है कि अगर आपको यह पता चले कि खाने पीने की दुकानों और ढाबों के मालिक यहां काम करने वाले लोग पिछड़ी जाति के हैं तो क्या आप इन ढाबों पर खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो समाज के हर तबके से आज हम पूछ रहे हैं। अगर आपको आज ये पता चले कि रसोई में जो खाना बना रहा है वो किसी पिछड़ी जाति का है, जो व्यक्ति आपको खाना सर्व कर रहा है वो पिछड़ी जाति का है, आप किसी ठेले पर जाते हैं, रेहड़ी पर जाते हैं, किसी छोटे मोटे ढाबे पर जाते हैं और वहां आपको पता चले कि इसका मालिक जो है वो पिछड़ी जाति का है या वो दलित है, तो क्या आप वहां पर खाना नहीं खाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इससे भी बड़ा सवाल एक और है कि हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को अपना नाम छिपाने की आखिर क्या आवश्यकता है, क्यों छिपाना चाहिए? आप खुद सोचिए, आप बाजार में से जब डिब्बे में बंद घी खरीदते हैं या कोई भी और सामान खरीदते हैं, घी खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, खाने पीने का कोई सामान खरीदते हैं, आप कभी ये सोचते हैं कि इस घी को बनाने वाला व्यक्ति या उस घी को उस डिब्बे में पैक करने वाला व्यक्ति किस जाति का था? क्या वो दलित था? क्या वो पिछड़ी जाति का था? ये जो तस्वीर में आप जितना सामान देख रहे हैं, जब आप बाजार से खरीदते हैं, क्या आप कभी ये चेक करते हैं कि ये सामान किसने बनाया है, उसकी जाति क्या थी? ये सामान किसने पैक किया है, उसकी जाति क्या थी? जब आप सब्जियां खरीदते हैं, कभी आप सोचते हैं कि ये सब्जियां, ये फल, ये जिस व्यक्ति के खेत से आई है, उस खेत में काम करने वाले लोग किस जाति के थे? क्या आप जब ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो कभी ये देखते हैं कि आपने जो खाना ऑर्डर किया है उस खाने को बनाने वाला व्यक्ति किस जाति का है? क्या आप बाहर खाना खाने के लिए जब जाते हैं तो आप सोचते हैं कि जो व्यक्ति उस होटल में, उस रेस्टोरेंट में या ढाबे के रसोई में खाना आपके लिए बना रहा है, उसकी जाति या उसका धर्म क्या है? या बाजार में जब सब्जियां खरीदने जाते हैं, क्या कभी उस दुकानदार से आपने उसकी जाति पूछी है? कॉफी शॉप से लेकर 5 स्टार होटल्स में खाना खाने वाले लोग कभी वहां पर काम करने वाले लोगों से उनकी जातियां नहीं पूछते। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश की राजनीति अब ऐसी हो गई है कि बहुत सारे नेताओं को आज ये डर लग रहा है कि अगर दुकानदारों ने अपने नाम बता दिए, अपनी जाति बता दी, तो उनकी जातियां पता चलने से उनका आर्थिक बहिष्कार हो सकता है। और यह हमारे देश की वही राजनीति है जो अंग्रेज सबसे पहले लेकर आए थे। इस राजनीति का नाम है डिवाइड एंड रूल, यानी विभाजन करो और राज करो, लोगों को कभी भी एक मत होने दो। अंग्रेजों ने भारत के लोगों को हिंदू और मुसलमानों में विभाजित करके बांटा और राज किया, और जब गए तो इस भारत को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया, हिंदू और मुसलमान के नाम पर। भारत और पाकिस्तान में बांटकर वो चले गए। जीवन भर उन्होंने डिवाइड एंड रूल, धर्म में बांटो और राज करो की नीति को अपनाया। लेकिन उनके जाने के बाद भी आज हमारे देश के नेता वही फॉर्मूले को अपनाकर चल रहे हैं। आज भी हमारे देश के नेता लोगों को जातियों में बांटकर बांटो और राज करो की नीति अपना रहे हैं, और इसलिए आज ये विवाद एक बार फिर से हो रहा है। कभी आप सोचकर देखिएगा कि क्या हमारे देश के जो नेता हैं, कोई भी पार्टी हो,
क्या वो भी डिवाइड एंड रूल की नीति पर नहीं चल रहे? क्या वो भी बांटो और राज करो की नीति को फॉलो नहीं कर रहे हैं? कोई नेता और कोई पार्टी ये नहीं चाहती कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाएं। सब चाहते हैं कि आप विभाजित रहें। ये जो वोट शेयर है ये अलग अलग छोटे छोटे खंडों में हमेशा ऐसे ही बटा रहे। सच्चाई है कि आज जब आप किसी होटल में जाते हैं तो वहां खाना बनाने वाले शेफ से लेकर वेटर्स और मैनेजर्स को जब आप मिलते हैं तो उनके शर्ट पर या उनके कोट पर उनके नाम का एक बैज लगा होता है। अगर आप देखें, जब आप किसी बड़े होटल में जाते हैं, किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो शेफ का नाम यहां पर लगा होता है, आप पढ़ सकते हैं। जो वेटर आता है उसका नाम भी यहां लगा होता है, जो मैनेजर है उसका नाम भी यहां पर लगा होता है, आप पढ़ सकते हैं कि इनका नाम क्या है। इसी तरह जब आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, घर पर मंगवाते हैं, या जब आप ऑनलाइन कैब बुक करते हैं अपनी, तो आपको डिलीवरी बॉय का नाम पता होता है, आपके ऐप पर, आपके फोन पर आ जाता है कि कौन वो डिलीवरी बॉय है, उसका नाम क्या है जो खाना लेकर आ रहा है। जब आप कैब लेते हैं तो कैब ड्राइवर का नाम और तमाम जानकारियां आप तक पहुंचती हैं। और कभी ऐसा नहीं होता, बहुत कम कभी ऐसा हुआ होगा जब इससे किसी को कोई परेशानी हुई है। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस फैसले से हमारे समाज में जातिगत भेदभाव बढ़ सकता है। जितना हमारे नेताओं ने बढ़ा दिया उससे ज्यादा और क्या बढ़ेगा। हालांकि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि वो धर्म और जाति पता चलने के बाद ऐसी दुकानों और ढाबों पर खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे, उन लोगों से आज हम पूछना चाहते हैं कि जब ये लोग नकली घी खाने के लिए तैयार हैं, रंगों की मिलावट वाला नकली जूस पीने के लिए तैयार हैं, ईंट वाले मसाले इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तब उन्हें एक खास जाति के व्यक्ति द्वारा बनाए गए खाने से आखिर क्या परेशानी हो सकती है। अगर आप जानवरों के फैट वाले नकली बदबूदार घी को खाने के लिए तैयार हैं, अगर आप केमिकल्स वाली सब्जियां खाने के लिए तैयार हैं, जो भी आपके घर में सामान आ रहा है उस नकली खाने को आप खाने के लिए तैयार हैं, नकली दवाइयों के लिए आप तैयार हैं, आप इस चीज के लिए तैयार नहीं है। असल में इसके पीछे इंसानों की सोच है जिसमें वो ये देखता है कि उन्हें फायदा किसमें ज्यादा है। और ये वैसा ही है, आपने देखा होगा हमारे देश में लोगों की सोच कैसी है। जैसे चाय में मक्खी गिरने पर लोग चाय को फेंक देते हैं और घी में मक्खी गिरने पर उस मक्खी को घी से बाहर फेंक देते हैं। तब घी को नहीं फेंकते, घी से मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं। लेकिन चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय को फेंक देते हैं। यानी इंसान जो है वो घाटा और मुनाफा देखकर अपने सिद्धांतों का ढोंग करता है। नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन है। सबको पता होना चाहिए कि कहाँ से ले रहे हैं। अगर गलत सामान मिलता है तो जवाबदेही तो तय होगी कम से कम किसी की। इसमें तो कोई बड़ा इशू ही नहीं है। और ऐसा तो पहले भी, हाँ पहले भी है, आई कार्ड और लाइसेंस बन रहा है, फूड सेफ्टी वालों का सबका बन रहा है, तो उसमें कोई दुकानदार है उनका तो सबका ही लाइसेंस है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सर, ये तो बहुत ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, फ़ोटो भी होनी चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, सीज़न में काम करते हैं, चले जाते हैं, क्या बेच रहे हैं कुछ पता नहीं है। जब रजिस्ट्रेशन होएगी तो आदमी की पहचान होगी, वो कौन है, कहाँ से आ रखा है। ज़्यादातर देखने में आता है कि जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो कभी ठगा जाता है, तो वो बाद में वो कंप्लेंट नहीं कर पाता किससे लिया, क्या लिया, कहाँ हुआ। तो अगर ये रजिस्ट्रेशन रहेगी, कोई आइडेंटिफिकेशन। और देखिए, जिस समय हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार वोट बैंक की राजनीति के कारण ये तय नहीं कर पा रही कि वो इस फैसले को बरकरार रखेगी या इसे रद्द कर देगी, तब उत्तर प्रदेश में मिलावट को रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर अमल किया जा रहा है और खाने पीने की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखने के साथ वहां पर मास्क और ग्लव्स पहनकर अब लोग काम कर रहे हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा बदलाव है, क्योंकि अगर लोग मास्क पहनेंगे, अगर ग्लव्स पहनकर आपका खाना बनाएंगे, तो कम से कम आपको साफ सुथरा खाना तो मिलेगा। इससे किसी को भी क्या परेशानी हो सकती है, इसमें आपका फायदा ही फायदा है। कल यानी 27 सितंबर को जब उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा क्रिकेट का टेस्ट मैच खेला जाएगा, तब हम आपको बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की एक नई कहानी आज दिखाना चाहते हैं। दुर्गा पूजा से ठीक पहले बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने एक नया फरमान जारी किया है कि अगर इस बार दुर्गा पूजा करनी है तो वहां के हिंदुओं को 5 लाख टका देना पड़ेगा
और वहां अब दुर्गा पूजा के पंडाल लगाने वाले हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। ये तस्वीरें बांग्लादेश में सड़कों पर उतरे उन कट्टरपंथी मुसलमानों की हैं जो हिंदुओं को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि यहां दुर्गा पूजा होने नहीं देंगे। बांग्लादेश के कई मंदिरों को यह धमकियां मिली हैं कि वहां दुर्गा पूजा इस बार नहीं हो सकती और बांग्लादेश में इस तरह के जुलूस निकालकर यह कहा जा रहा है कि अब से वहां सड़कों पर पूजा पाठ का आयोजन नहीं होगा, दुर्गा पूजा का कोई पंडाल नहीं लगेगा और नदियों में भी मूर्तियों का विसर्जन नहीं होगा और वहां कई जगहों पर देवी दुर्गा की मूर्तियों को तोड़ भी दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ भारत कल से कानपुर में बांग्लादेश के साथ दूसरा टेस्ट मैच खेलने वाला है। जीवन में 3 चीजें बहुत सोच समझ कर दें: जवाब, सलाह और उधार, क्योंकि देने के बाद ये कभी वापस नहीं आते।